अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लर्निंग को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने जो है इसको शौक़ से पढ़ना है, आपने जो है इसमें दिलचस्पी लेनी है। जब आप इसमें दिलचस्पी लेंगे तो आपको हर चीज़ जो है समझ में आएगी, हर चीज़ जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झैल टॉपिक्स पर बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी जो है, इसको साइकोलॉजी क्यों कहते हैं या साइकोलॉजी की जो तारीफ़ है वो क्या है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद फिर हम आइडेंटिफाएंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में हमारे साथ जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट नज़रिए है जिसके बुनियाद पर साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया था, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वेरियस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के जो वेरियस फील्ड है उस पर हम बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आखिर में हम क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड इट एप्लीकेशन इन नर्सिंग। हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको हम अपने नर्सिंग फील्ड में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। साइको मीन माइंड एंड लॉजी मीन स्टडी। साइकोलॉजी की अगर लिटरली मैं डिफिनीशन करूं तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। जब हम माइंड को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और जब माइंड को हम स्टडी करते हैं तो माइंड में ज़ाहिरी बात है हम माइंड्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। माइंड को स्टडी करने का मतलब यह है कि हम माइंड्स के जितने भी फंक्शन हैं, जिस तरीके से वो काम करता है, जिस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको हम स्टडी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से डिफिनीशन आपको दी गई है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड इट फंक्शंस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जब हम माइंड की साइंटिफिक स्टडी करते हैं और माइंड के जितने भी फंक्शन हैं उसको हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी से मुराद ये है कि हम माइंड को जो है एक मुकम्मल, एक प्रॉपर प्रोसीजर्स के ज़रिए, प्रॉपर तरीके के ज़रिए, प्रॉपर मेथड के ज़रिए माइंड को स्टडी करते हैं। माइंड के एक एक पार्ट को जो है उसको क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं और उसके जितने भी फंक्शन हैं उसको एक एक करके डिटेल के साथ ऑर्गेनाइज मेथड में स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी। इसके बाद फिर हमारे साथ दूसरा टर्म आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किसे कहते हैं? साइकोलॉजी का तो हमने बात कर ली कि स्टडी ऑफ माइंड एंड इट फंक्शन इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यहाँ पर बात आ गई है अब डेवलपमेंट की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से क्या मुराद है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये असल में हमारे साथ साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, साइकोलॉजी की एक साख्त है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन के जितने भी फिज़िकल, जितने भी कॉग्निटिव और जितने भी सोशल फंक्शन है, जितने भी सोशल प्रॉपर्टीज़ है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और पूरे लाइफ साइकिल के दौरान इस फिज़िकल स्ट्रक्चर, इस कॉग्निटिव और इस सोशल जो कंपोनेंट है, इसमें जितने भी चेंजेस आती है, ठीक है, तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फिज़िकल से मुराद यह है कि जो बज़ाहिरी हमें ऑब्ज़र्व जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ह्यूमन में, ठीक है, तो उसको हम फिज़िकल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कॉग्निटिव से मुराद ये है कि वो तमाम एबिलिटीज़
जो कि माइंड से रिलेटेड होती है, जिसमें हमारे साथ थिंकिंग प्रोसेस आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, इसके साथ साथ थॉट प्रोसेसिंग आ गया, ठीक है, कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग हो गई कि हम जिस तरीके से बहस मुबाहिसा करते हैं चीज़ों पर, जो स्पीच प्रोसेस है वो आ गया, ठीक है, और इमोशंस आ गए। ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव में आती है। इसके अलावा सोशल से मुराद ये है कि किसी शख्स का जो है माशरे में क्या किरदार है, लोगों के साथ उसका बैठना, उसका बातचीत करना कैसा है, और लोगों के साथ उसके जो ताल्लुकात है वो कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ सोशल में आती है, ठीक है। तो पूरे लाइफ साइकिल के दौरान इसमें जो चेंजेस आती है, और उस चेंजेस को जब हम स्टडी करते हैं ह्यूमंस में, तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी की तरफ, कि साइकोलॉजी में हमारे साथ जो मेजर पर्सपेक्टिव है, मेजर नज़रिए है, ठीक है, जिसके बेस पर साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया था पहले स्टार्ट में, तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइको एनालिटिक्स की। साइको मीन माइंड, एनालिटिक्स मीन एनालिसिस, मीन तज्जिया करना। सो माइंड पर हम जब तज्जिया करते हैं, माइंड पर जब हम बहस मुबाहिसा करते हैं, और माइंड पर जब हम तज्जिया करते हैं, तो इससे मुराद ये है कि माइंड के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, और जो रोल वो प्ले करता है, तो किस तरीके से वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इस पर जब हम तज्जिया करते हैं, इस पर जब हम बातचीत करते हैं, इस पर जब हम ग्रुप्स में बैठकर डिस्कशन करते हैं, तो इसको कहते हैं साइको एनालिटिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म से मुराद यह है कि बिहेवियर की बुनियाद पर भी साइकोलॉजी को पहले ज़माने में डिफ़ाइन किया गया था। अगर साइकोलॉजी की आप हिस्ट्री को देखें, तो पहले ज़माने में जब साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी, तो साइकोलॉजी को पहले ज़माने में इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता था कि स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। मतलब लोग जो थे वो साउल को जब स्टडी करते थे, या साउल के बारे में जब मुतालिया करते थे, तो वो लोग ये समझते थे कि असल में हम साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब उसमें एडवांसमेंट आती रही टाइम के साथ साथ, तो स्टडी ऑफ साउल जो है वो कन्वर्ट हो गया स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। ये पुराने ज़माने में साइकोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी, उस टाइम साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया जा रहा था कि जब हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं, कॉन्शियसली कोई काम करते हैं या लर्न करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। फिर जब उसमें भी एडवांसमेंट आती रही टाइम के साथ साथ, तो फिर उस स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस का जो डिफिनीशन था वो चेंज होकर स्टडी ऑफ माइंड में आ गया, ठीक है। स्टडी ऑफ माइंड पर जो है साइकोलॉजी के लिए जो है इस डिफिनीशन को मुंतखब किया गया, लेकिन इस डिफिनीशन को इस वजह से रिजेक्ट किया गया क्योंकि माइंड जो है ये हमारे साथ एक इंट्रोवर्ट कंपोनेंट है। इंट्रोवर्ट से मुराद ये है कि इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इस वजह से इस डिफिनीशन को भी रिजेक्ट किया गया। और जो लास्ट डिफिनीशन था साइकोलॉजी का, जिसके बाद साइकोलॉजी की जो है वो शुरुआत हो गई प्रॉपर तरीके से और उसमें एडवांसमेंट होना शुरू हो गई, तो वो डिफिनीशन थी स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी। और इस डिफिनीशन को किसने पेश किया था? इस डिफिनीशन को सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया था, जिसकी वजह से आजकल सिगमंड फ्रॉइड को जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माना जाता है, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके साइकोलॉजी के बारे में बताई। तो बिहेवियरिज्म में यूजुअली आपको ये बात बताई जाती है कि बिहेवियरिज्म जो है इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है साइकोलॉजी के साथ। और बिहेवियरिज्म जो है, जो हम रवैया अपनाते हैं, रवैया जो है इख्तियार करते हैं, तो ये हम ऐसे अचानक या सडनली इख्तियार नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक प्रोसेस होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में हम उस थॉट्स के रिलेटेड बिहेवियर को फिर अपनाते हैं। इसको जो है आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, जिसके बुनियाद पर साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया था, वो है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो चौथा पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, वो है बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। मतलब यह है कि जाहिरी बात है
जितने भी बच्चे पैदा होते हैं या जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से उसमें ट्रांसफ़र हुए होते हैं, उसमें मुंतकिल हो चुके होते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़, ऐसे फंक्शन, ऐसे क्वालिटीज़ जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को फिर जब हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी में, तो इसको फिर हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोमेडिकल साइकोलॉजी से मुराद ये है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो जब इन हार्मोन्स का, इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए या वो हद से ज़्यादा कम हो जाए या वो नॉर्मल रहता है, तो इन बायोमेडिकल या बायोमोलिक्यूल्स का हमारे साइकोलॉजी पर जो असर पड़ता है और इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं बायोमेडिकल साइकोलॉजी। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज़म में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म ऑफ साइकोलॉजी या कंस्ट्रक्टिविज़म पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी में यूजुअली हम क्या करते हैं, जो बिहेवियर को जो कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम किसी इंडिविजुअल में जो है पॉजिटिव बिहेवियर को जो है उसको पैदा कर सकते हैं और जितने भी नेगेटिव बिहेवियर है उसको हम किस तरीके से मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म। सो कंस्ट्रक्टिविज़म में भी हम डिटेल के साथ आगे बात करेंगे और आखिर में हमारे साथ जो पर्सपेक्टिव है उसको कहते हैं कॉग्निटिविज़म। जैसे कि स्टार्ट में भी मैंने आप दोस्तों को बताया कि कॉग्निटिविज़म से मुराद कॉग्निशन है और कॉग्निशन का मतलब वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं तो उसको हम कॉग्निशन या कॉग्निटिविज़म कहते हैं। कॉग्निटिविज़म ये हमारे साथ एक फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को स्टडी करते हैं। मतलब थिंकिंग प्रोसेस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, थॉट प्रोसेसेस हो गया, ठीक है, कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, रीजनिंग हो गई, ठीक है, इस तरह से जो हमारे इमोशन है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कॉग्निशन में स्टडी करते हैं और इस फिनोमिना को कॉग्निटिविज़म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं साइको एनालिसिस की तरफ। साइको एनालिसिस, जैसे कि मैंने इसकी जो तारीफ़ आपको स्टार्ट में की थी कि साइको एनालिसिस से मुराद, साइको मीन माइंड एंड एनालिसिस मीन तज्जिया। सो माइंड पर जब हम तज्जिया करते हैं, माइंड पर जब हम बहस मुबाहिसा करते हैं तो इसको कहते हैं साइको एनालिसिस। ठीक है, सो द साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव ओरिजिनेटेड विद द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। अब हमारे साथ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है साइको डायनामिक्स। साइको मीन माइंड, डायनामिक्स मीन मोशन। सो हमारे माइंड के फंक्शंस में जब चेंजेस आती है, इसमें जब मॉडिफिकेशन आती है तो इसको हम कहते हैं साइको डायनामिक। ठीक है, सो साइको डायनामिक का जो पर्सपेक्टिव था, साइको डायनामिक का जो नज़रिया था, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत सिगमंड फ्रॉइड के वर्क से हुई थी। सिगमंड फ्रॉइड ने जो काम किया था, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उस एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में साइको डायनामिक का नज़रिया जो है ये वजूद में आया। ठीक है, दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, early childhood experiences and interpersonal relationship to explain human behavior and to treat people suffering from mental illness। अब इस नज़रिए ने जो है इस बात पर जोर दिया था, इस बात पर जो है स्ट्रेस दी थी, इस बात पर जो है इस बात को इम्पोर्टेंस दी थी कि अनकॉन्शियस माइंड, इसके साथ साथ अर्ली चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, मतलब बचपने में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस को हम फेस करते हैं और उससे हम जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और इसके साथ साथ हमारा लोगों के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुकात होते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इस सेंटेंस का ये है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट वो ये चाहता है कि मैं इस बंदे का जो बिहेवियर है, इस बंदे के बिहेवियर को एक्सप्लोर करूं, इसको एक्सप्लेन करूं, इसको अंडरस्टैंड करूं, तो इसके लिए इस साइकोलॉजिस्ट को जो है
इस बंदे की जो अनकॉन्शियस माइंड प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करने होंगे, इस बंदे के जो अर्ली चाइल्ड एक्सपीरियंसेस है, बचपन में उसने किस तरह से एक्सपीरियंस किया था, बचपना उसका कैसे गुजरा था उसको स्टडी करेगा। और इसके साथ साथ इस बंदे का लोगों के साथ किस तरह के ताल्लुकात है, इसका जो है माशरे में क्या किरदार है, लोगों के साथ ये किस तरह से बिहेवियर रखता है। तो इन तीनों चीज़ों को स्टडी करके ही साइकोलॉजिस्ट जो है इस बंदे की जो बिहेवियर है इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। और इसके साथ साथ वो बंदा जो कि मेंटल इलनेस का शिकार हुआ है तो उसकी भी आसानी से फिर ट्रीटमेंट कर सकेगा। तो जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव था उसमें ये बात बताई गई थी जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई डिटेल के साथ, ठीक है। सिगमंड फ्रॉयड वाज बोर्न इन वियना इन 1856। सिगमंड फ्रॉयड जो है ये वियना में 1856 में पैदा हुए थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना एट द एज ऑफ 26 और 26 साल की उम्र में वो वियना की जो यूनिवर्सिटी है उससे ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है। एंड ऑब्टेन हिज मेडिकल डिग्री और उसने वहाँ से जो है अपनी मेडिकल डिग्री जो है वो हासिल की। लेटर बाद में ही बिकम लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी और बाद में फिर वो यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर जो है उन्होंने अपने खिदमात जो है वो सर अंजाम दिए। फ्रॉयड स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ वर्किंग ऑन साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉयड ने अपना जो ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा है उसने जो है साइको एनालिसिस पर काम करते हुए गुजारी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्क, उसके काम की को लेकर या उसके काम को देखते हुए ही व्यू एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो उन्हें जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी का खिताब मिला, ठीक है। ही डाइड इन 1939, वो जो है 1939 में क्या हुए, उनकी फिर डेथ हो गई। और वो डेथ किस वजह से हुई थी, उनको जो है कैंसर हुआ था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। साइको एनालिटिक मेथड्स ऑफ थेरेपी। डियर स्टूडेंट्स, अब साइको एनालिटिक तरीके से हम जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, तो वो थेरेपी मेथड जो है आपको यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर जो है आपको मेंशन की गई है, ठीक है। सो सबसे पहला जो मेथड है साइको एनालिटिक की वो ये है कि मेंटेनिंग द एनालिटिक फ्रेमवर्क। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एनालिसिस के लिए एक एनवायरनमेंट जो है वो बनानी है, एक माहौल जो है बनाना है जिसमें आप अपने क्लाइंट के साथ क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ सेशंस लेंगे अकॉर्डिंग टू साइको एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो क्या है, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूजुअली हम अपने क्लाइंट को अनकॉन्शियस मूड में करते हैं। अनकॉन्शियस मूड आप सब दोस्तों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसके सामने एक बंदा बैठता है और साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसा चुटकी जो है वो बजाता है और चुटकी बजाने के साथ ही वो बंदा जो है वो अपने होश और हवास में नहीं होता और वो फिर ख्याली दुनिया में जा चुका होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको असल में हिप्नोसिस कहते हैं या हिप्नोटाइज कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट के माइंड को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि उनकी जो बिहेवियर होती है, पेशेंट की जो बिहेवियर होते हैं तो उन पर क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उन पर सोच विचार करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको जो है उस पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ ड्रीम एनालिसिस, जो ख्वाब देखते हैं वो पेशेंट, अक्सर आप लोगों ने जो है जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं तो अक्सर उनको ये प्रॉब्लम होता है कि वो अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब देखते रहते हैं, चाहे वो दिन में हो या रात में हो। लेकिन वो जो भी ख्वाब देखते हैं तो उन ख्वाबों का उनके बिहेवियर पर, उनकी फ़िज़िकल लुक पर, उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सो जो चौथा मेथड है साइको एनालिटिक मेथड ऑफ थेरेपी, वो हमारे साथ ड्रीम एनालिसिस है। मतलब पेशेंट जो ड्रीम्स देखता है तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम तज्जिया करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो उन ड्रीम्स पर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस पर तज्जिया करते हैं।
ड्रीम के भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म है। कुछ ड्रीम्स हमारे साथ ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए हमें एक मैसेज जो है वो मिल रहा होता है, जो कि हमें एक मैसेज के फॉर्म में जो है वो क्या होता है वो हमारे ख्वाब में आता है। और कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जिसमें मैसेजेस होते हैं लेकिन वो पोशीदा मैसेजेस होते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोई ऐसे बंदे के साथ बातचीत करनी पड़ती है जिनको ड्रीम्स का पता होता है, जो कि ड्रीम्स को स्टडी करता है और उसको एक्सपीरियंस होती है ड्रीम्स को स्टडी करने की, ठीक है। मैनिफेस्टेड कंटेंट से मुराद कुछ ऐसे ड्रीम होते हैं जिसमें क्या होता है, मैनिफेस्टेड कंटेंट होते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेड कंटेंट से मुराद एक्चुअल इवेंट्स इन ड्रीम, जिसमें जो है हमें उन ड्रीम में जो है एक्चुअल इवेंट्स जो है वो हमें नज़र आ रही होती है, जिसको हमने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, या पहले एक्सपीरियंस या पास्ट की कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात होती है, तो वो बात जो है हमारे ड्रीम में आती है और हमें जो है वो दिखाई देती है। तो इसको कहते हैं मैनिफेस्टेड कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह के ड्रीम्स भी होते हैं। और कुछ हमारे साथ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसमें हमारे साथ लेटेंट कंटेंट होता है। लेटेंट कंटेंट से मुराद ऐसे ड्रीम जिसमें हमें एक मैसेज दिया गया होता है लेकिन वो मैसेज जो है हिडन मैसेज होता है, ठीक है। हिडन मैसेज से मुराद पोशीदा मैसेज होता है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको जानने के लिए फिर हमें ड्रीम एनालिसिस के पास जाना पड़ता है, जो कि ड्रीम को स्टडी करता है, जिनको ड्रीम्स के बारे में पता होता है। तो उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे कंसल्टेशन लेनी पड़ती है और फिर अपने ड्रीम्स के बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो फिफ्थ मेथड है, ठीक है, वो हमारे साथ एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि हर बात में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उनको खाना देते हैं तो वो खाना नहीं खाते, आप फिर उसको ज़बरदस्ती देते हैं तो ज़बरदस्ती भी वो फिर खाना नहीं खाते। आप उनको कोई बात करने के लिए या कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो काम नहीं करते, ठीक है। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि बिल्कुल किसी भी किस्म की बात जो है वो नहीं मानते और हर चीज़ में जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, अपोजिशन शो करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इसकी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इस पर हम तज्जिया करते हैं, बातचीत करते हैं कि ये पेशेंट जो है किस वजह से रेजिस्टेंस शो कर रहा है, आखिर इस बंदे को जो है क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इस काम को करने में या खाना खाने में या इधर से उधर जाने में इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बात नहीं मान रहा, ठीक है। इसके अलावा जो सिक्स मेथड है हमारे साथ वो है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे कंडीशन भी आते हैं हमारे साथ, ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके साथ जब आप किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं तो टॉपिक के दौरान अचानक वो अपनी बात को जो है बदल देते हैं और आप उनसे जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो आपको वो उन क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात जो है वो नहीं देते और बात को इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रांसफरेंस। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस हो गया, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रूडियन स्लिप ये हमारे साथ एक मेथड है जिसको सिगमंड फ्रूड ने पेश किया था, जिसकी वजह से इसको फ्रूडियन स्लिप का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा रोसर्च इंक ब्लॉट्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म हो गया एंड फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये हमारे साथ डिफरेंट मेथड्स है जिसके ज़रिए हम जो साइकेट्रिक के पेशेंट होते हैं उनकी क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ। फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेजेस डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है, इसको समझना जो है आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो केमयू के फाइनल एग्जामिनेशन है इसमें इस चार्ट से बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऑलरेडी आए हुए थे। हमें अभी भी मुझे याद है तकरीबन इस चार्ट से तकरीबन 5-6 एमसीक्यूज़ जो है वो एट अ टाइम जो है वो आए हुए थे, ठीक है। और बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ थे। आसान इसलिए थे क्योंकि हमने इस चार्ट को समझा हुआ था, तो इसलिए आप दोस्तों को कहता हूं कि अभी मैं जो आपको कहने वाला हूं तो इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है।
फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेज ये एक चार्ट था जिसमें फ्लूइड ने असल में इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी बलूगत तक और उसके एडल्टहुड स्टेज तक इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आती है, इसके माइंड प्रोसेसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस जो है वो आते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो बिहेवियर है इसमें चेंजेस आती है। तो इस चार्ट के ज़रिए सिगमंड फ्रॉइड ने जो है उन चेंजेस को या उन बिहेवियर्स को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, सो सबसे पहला जो फेस हमारे साथ है उसको उन्होंने जो है ओरल फेस का नाम दिया है। ठीक है, या ओरल का नाम दिया है। और ये ओरल फेस की जो टाइम ड्यूरेशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कहाँ से शुरू होती है, ये जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे की पैदाइश से लेकर 18 मंथ तक जो है ये स्टेज हमारे साथ जो है ओरल स्टेज कहलाता है। ओरल स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो पैदाइश से लेकर 18 महीनों तक है। ठीक है, मतलब 1.5 साल तक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है मेजरली ये क्या करता है, किन चीज़ों पर ये फोकस करता है। मेजर साइड ऑफ टेंशन एंड ग्रेटिफिकेशन इज़ द माउथ। इसमें जो ज़्यादातर काम करता है बच्चा तो वो अपने माउथ से करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चा कोई और काम नहीं कर सकता। बच्चा जो है वो बच्चा होता है तो उसको जो है सिर्फ खाना पीना जो है उसको खाना पड़ता है, या सिर्फ पीना उसको जो है वो करना पड़ता है। और वो क्या करता है, अपनी जो माँ होती है उसका जो है वो क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, दूध पीता रहता है। ठीक है, या पीती रहती है। तो माउथ जो है इस ड्यूरेशन के टाइम या इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो है माउथ जो है ये मेजर फोकस एरिया होती है। ठीक है, इसके साथ साथ लिप्स एंड टंग, मतलब माउथ में हमारे साथ लिप एंड टंग भी आते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो ये हमारे साथ मेजर साइट ऑफ टेंशन होती है। ठीक है, इंक्लूड बाइटिंग एंड सकिंग एक्टिविटीज़, जिसमें ये बच्चा जो है फिर बाइटिंग भी करता है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, बाइटिंग भी करता है और चीज़ों को क्या करता है, सकिंग करता है, उसको सक करता रहता है। इसके साथ साथ क्या करता है, आइडेंटिटी इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। बर्थ के टाइम उसकी जो आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी मौजूद होती है। आइडेंटिटी से मुराद बच्चा जो पैदा हुआ है लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। ID स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। ईगो डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम रिडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बर्थ। और जो ईगो है, ठीक है, सेल्फिशनेस है, तो ये जो है टाइम के साथ साथ उसमें जो है पैदा होती जाती है बच्चे में। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है, ठीक है, फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेजेस में, वो हमारे साथ एनल स्टेज है। एनल स्टेज से मुराद ये है कि एनल स्टेज की जो ड्यूरेशन है पहले इसको डिस्कस करते हैं। एनल स्टेज ये हमारे साथ 18 मंथ से स्टार्ट होता है 36 मंथ तक, मतलब 1.5 साल की उम्र से जो है जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो 1.5 साल के बाद जो है जो एनल स्टेज है ये शुरू हो जाता है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 36 मंथ तक है। ठीक है, सो 36 मंथ से मुराद ये भी 1.5 साल इसकी भी ड्यूरेशन है। ठीक है, लेकिन 18 मंथ के बाद इसकी ड्यूरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एनएस एंड सराउंडिंग एरिया आर मेजर सोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो बच्चा होता है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान बच्चा जो है वो क्या करता है, वो डिफिकेशन प्रोसेस को सीखता है। ठीक है, कि किस तरह से उसने जो है बड़ा पेशाब करना है और छोटा पेशाब किस तरह से करना है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान वो क्या करता है, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है और इस मेथड को क्या करता है, समझता है। ठीक है, इसको सीखता है। इसके साथ साथ वॉलंटरी स्पेक्टर कंट्रोल इज़ एक्वायर। इसमें जो है बच्चा जो टॉयलेट ट्रेनिंग हम करते हैं बच्चों की, ठीक है, तो वो असल में हमारे साथ यही स्टेज होता है 1.5 साल के बाद जो हमारे साथ स्टेज होता है शुरू होता है अगले 1.5 साल तक के लिए। तो इस ड्यूरेशन के दौरान बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग करता है। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग को सीखता है। ठीक है,
इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा स्टेज आता है फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेज में, वो हमारे साथ फेलिक या ऑडिबल स्टेज है। फेलिक या ऑडिबल स्टेज ये तकरीबन 3 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक मुश्तमिल होता है, या 3 साल से 5 साल की टाइम पीरियड पर मुश्तमिल होता है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो इसमें जो फेलिक स्टेज है इसकी शुरुआत हो जाती है, और तकरीबन 5 साल तक इसमें फेलिक कैरेक्टरिस्टिक जो है ये पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जेनिटल इज़ द फोकस ऑफ इंटरेस्ट, स्टिमुलेशन एंड एक्साइटमेंट। बच्चे जो है अक्सर आप दोस्तों ने देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं थोड़े 3 साल से लेकर 5 साल के दरमियानी उम्र में जो बच्चे होते हैं, तो अक्सर आपने उन बच्चों को देखा होगा कि वो अक्सर जो है अपनी जो जेनिटल है उसके साथ खेलते रहते हैं। मतलब अब मेडिकल में क्या शर्म है, मतलब उस क्या कहते हैं, जेनिटल के साथ जो है वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो लेते हैं। इसके साथ साथ पेनिस इज़ ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ सेक्सेस। दोनों सेक्सेस के लिए जो पेनिस जो है ये एक दिलचस्पी का सामान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों जो है पेनिस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और उससे खेलते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक मेंटल प्रोसेस है जो कि नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसके साथ साथ मस्टरबेशन इज़ कॉमन। इस स्टेज में जो मस्टरबेशन है या मस्टरबेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, या जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है अगर इन पर नज़र ना रखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए तो इन्हें जो है काम में जो है इनको लगाना चाहिए, या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इनको मसरूफ़ रखना चाहिए, चाहे वो गेम्स हो, ठीक है, कोई भी गेम हो या कोई भी काम हो, उनको मसरूफ़ रखना चाहिए ताकि इन चीज़ों की तरफ उनका जो है ज़्यादा ध्यान ना हो। इसके साथ साथ पेनिस एनवे विश टू पोजेस पेनिस इज सीन इन गर्ल्स। जो 3 साल से लेकर 5 साल के दरमियान की जो बच्चियां होती है, तो वो अक्सर जो है इस उम्र में ये ख्वाहिश जाहिर करती है, ये ख्वाहिश करती है कि काश हमारा भी पेनिस होता, ठीक है, काश हम भी लड़के होते। ऑडिबल कॉम्प्लेक्स विश टू मेनी अपोजिट सेक्स पेरेंट्स एंड बी राइट ऑफ सेम सेक्स पेरेंट। और इसी तरह से जो अपोजिट सेक्स पेरेंट होते हैं, मतलब जो बच्ची होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट अपने फादर के साथ होती है, और जो बच्चा होता है वो उसकी जो अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा वो अपनी मदर के साथ अटैच हुआ होता है इस स्टेज में, ठीक है। इस सीम इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा फेस आता है फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेजेस का, उसको हम कहते हैं लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज ये 5 से लेकर 11 ईयर्स या 5 से लेकर 13 ईयर्स के टाइम पीरियड पर मुश्तमिल एक स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ ऑडिबल कॉम्प्लेक्स। ऑडिबल कॉम्प्लेक्स की जो ऑडिबल कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ जाती है, ठीक है। ऑडिबल कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो अटैचमेंट है अपने वालिदैन के साथ, अपोजिट सेक्स वालिदैन के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेक्सुअल ड्राइव्स channels into socially appropriate activities such as school work and sport। और इसके साथ साथ जो सेक्सुअल ड्राइव है उनमें पैदा होना शुरू हो जाती है, और यही वो स्टेज है जिसमें कहा जाता है कि बच्चों को जो है उनको एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करना चाहिए, लाइक स्पोर्ट्स हो गए, लाइक स्कूल वर्क हो गए, इन चीज़ों में मसरूफ़ करना चाहिए ताकि इनकी जो माइंड है वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो ना हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीगो। इसके साथ साथ बच्चे जो है इनमें जो सुप्रीगो का जो कीड़ा है वो इनमें पैदा हो जाता है, और बच्चे जो है वो फिर चाहते हैं कि हम पर जो है ये लोग जो है हमें ऑर्डर ना दे, ठीक है, हमें जो है अपने
मर्ज़ी से छोड़े और हमें अपने काम करने के लिए छोड़े और हम पर जो है वो ज़बरदस्ती ना करे, ठीक है। इसके साथ साथ फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, लेटेंसी जो है ये हमारे साथ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि इन द फॉलोइंग विच वन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे ओरल, एनल, फेलिक या लेटेंसी। तो लेटेंसी जो है ये हमारे साथ फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का। इसके बाद हमारे साथ जो पांचवा स्टेज है फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेजेस का, वो है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज इसकी जो ड्यूरेशन है वो 11 to 13 ईयर है, ठीक है। बिगिन्स विद इन प्यूबर्टी, इसकी जो शुरुआत है वो बालिगपन से शुरू होती है। एंड बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेज्मिक, और इसी तरह से जो ऑर्गेज्मिक या ऑर्गेज्म की जो कैपेसिटी है इससे इनकी शुरुआत होती है, ठीक है। इन्वॉल्व द कैपेसिटी फॉर ट्रू इंटीमेसी, जिसमें इन बच्चों में जो है इंटीमेसी पैदा हो जाती है, चाहत इनमें जो है पैदा हो जाती है डिफरेंट सेक्सेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेज था जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होंगी। इसके अलावा आपसे जो है इस तरह का एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेज। कह सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि डेवलपमेंटल या फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेज जो है ये कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल है, 5, 3, 4 या 2। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या होगा, 5 स्टेजेस पर फ्लूइड डेवलपमेंटल स्टेज मुश्तमिल है, ठीक है। इसको अपने साथ नोट कर लीजिए। फ्लूइड थ्योरीज, डियर स्टूडेंट्स, सिगमंड फ्रॉयड ने जो है डिफरेंट थ्योरीज़ को पेश की थी, ठीक है, जिसमें उसने जो है बिहेवियर के बारे में बताया था और जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल के उसके बारे में बताया था। साइको एनालिटिक थ्योरी, जो हमारे साथ साइको एनालिटिक थ्योरी है उसमें मंदरजा झेल बातें जो है बताई गई थी, मंदरजा झेल थ्योरी पेश किए गए थे। सबसे पहले हमारे साथ जो थ्योरी है उसको स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। स्ट्रक्चर थ्योरी में असल में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करते हैं, उनमें ईगोइज्म जो है पैदा होती है और सुप्रीगो जो प्रॉपर्टीज है या पैरामीटर है ये पैदा होती है, और इस पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर थ्योरी में। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है साइको एनालिटिक्स की वो हमारे साथ है लिबाइडो थ्योरी। लिबाइडो क्या है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आप दोस्तों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इसको पढ़ा भी होगा, थर्ड सेमेस्टर में भी, ठीक है। टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड की जो टोपोग्राफिकल थ्योरी है जिसमें हम कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से थ्योरी ऑफ नार्सिसिज्म, ये सारी थ्योरी जो है हमारे साथ साइको एनालिटिक्स में आती है। सो डियर स्टूडेंट, आते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी में हम अनकॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी जो है ये हमारे साथ अनकॉन्शियसनेस पर मुश्तमिल होता है और ये हमारे साथ इसमें जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हमारे साथ बच्चों में एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्लेजरिज्म को पसंद करते हैं। प्लेजर मतलब हर चीज़ से वो जो है मज़ा उठाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, हर चीज़ से वो खुशी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, ये हमारे साथ प्राइमरी प्रोसेस होता है थिंकिंग का, जिसमें जो बच्चे हैं जो भी चीज़ उनको पसंद आती है तो वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, रोते हैं, ठीक है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिरते हैं, बैठते हैं, तो सब कुछ करते हैं लेकिन उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट इट नाउ, बच्चे कहते हैं जो भी चीज़ वो देख लेते हैं तो उसको जो है उसी वक्त वो लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। इसके साथ साथ पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज सबमर्ज अंडर वाटर, पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग असल में हमारे साथ बर्फ़ का एक तोदा होता है जो कि क्या होता है, समंदर में उसका जो लार्ज पोर्शन है, जो बड़ा हिस्सा है समंदर में, वो समंदर के नीचे होता है और एक टिप जो है आइसबर्ग का या जो उस बर्फ़ का जो क्या है टॉप है वो समंदर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, जैसे कि जजीरा अगर आपने देखा होगा आइसलैंड, तो
वो उसका जो लार्ज पोर्शन होता है वो समंदर के नीचे होता है, समंदर के ऊपर जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा होता है। सो पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज सबमर्ज अंडर द वाटर, मतलब इसका ये है कि बच्चे जो देखते हैं तो उनको पता नहीं होता कि इसका हासिल करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, बस जो भी वो देखते हैं तो उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जो है चीखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भाग दौड़ करते हैं। ठीक है, तो इससे मुराद ये है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है वो है ईगोइज़म। बच्चों में एक स्टेज ऐसा भी आता है जिसमें उनमें बहुत ज़्यादा ईगो पैदा हो जाती है। ईगो से मुराद ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस पैदा हो जाती है और वो जो भी सोचते हैं तो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में वो थोड़ा सा भी नहीं सोचते। ईगोइज़म इसमें जो बच्चा होता है या जो इंडिविजुअल होता है वो कॉन्शियस होता है। ठीक है, अपने होश और हवास में होता है, उसे पता होता है जो भी वो कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है रिलेटिव प्रिंसिपल पर, हकीकत के जो उसूल है उस पर ये क्या है, इन्हिसार करता है। व्हाट आर द रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई एक्शन, इसमें जो है बच्चा ये सोचता है या कोई इंडिविजुअल जो है ये सोचता है कि अगर मैं कोई काम करूं तो इस काम के करने से जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं इन पर इस काम के करने से क्या असरात पड़ेंगे, तो इस बारे में जो है वो बच्चा सोचता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग, ये थिंकिंग का जो है हमारे साथ सेकेंडरी प्रोसेस है जो कि रिलेटिव पर बेस करता है। मतलब इसमें जो बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकली चीज़ों को क्या करते हैं, करना पसंद करते हैं और हर काम को जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं, हर काम में जो है वो उंगली जो है वो मारते हैं, हर काम में जो है वो हाथ मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाद औक़ात उनको ख़ुद बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और इसके साथ साथ बाद औक़ात उनके इस रवैये की वजह से दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा नुकसान के क्या हो जाते हैं, उनको भी उस नुकसान उठाना पड़ जाता है। पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, ये आइसबर्ग का वो हिस्सा है दैट इज़ अबव वाटर एंड अवेयर ऑफ रियलिटी, जो कि समंदर के ऊपर होता है, पानी के ऊपर जो हिस्सा होता है। ठीक है, जिससे हम बाखबर होते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये आइसबर्ग का वो हिस्सा हमें क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे साथ वो है सुप्रीगो। ये हमारे साथ प्री कॉन्शियस पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मोरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। मोरलिटी प्रिंसिपल से मुराद ये है कि जो मोरल है, ठीक है, उसके उसूलों पर काम करता है, उसके उसूलों पर ये सुप्रीगो कंपोनेंट जो है ये बेस करता है। व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू बिहेव, इसमें जो इंडिविजुअल है वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रॉपर वे या प्रॉपर तरीका क्या है बिहेव करने का, हमें किस तरह से रवैया जो है रखना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सोसाइटी के साथ। इसके साथ साथ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इस स्टेज में जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें अच्छाई बुराई की सेंस और अच्छाई बुराई की जो शाऊर है उनमें पैदा हो जाती हैं। उनको पता चल जाता है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है, ये काम मेरे लिए बुरा है। इसके साथ साथ पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट इज़ जस्ट अंडर द वाटर बट कैन समटाइम्स सरफेस, ये आइसबर्ग का वो हिस्सा हमें रिप्रेजेंट करा रहा है जो कि क्या होता है, पानी के नीचे होता है लेकिन बाद औक़ात वो सरफेस पर भी आ जाता है। फ्रूइड राइटिंग, डियर स्टूडेंट्स, सिगमंड फ्रूइड ने जो है मुख्तलिफ राइटिंग की थी, मुख्तलिफ किताबें लिखी थी जिनकी हिस्ट्री जो है यहाँ आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सो स्टडी ऑफ हिस्टेरिया, उन्होंने जो है हिस्टेरिया के बारे में स्टडी की थी 1895 में। ठीक है, हिस्टेरिया क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के बारे में इंटरप्रिटेशन जो है इसको भी जो है सिगमंड फ्रूइड ने लिखी थी जो कि 1900 में इसके बारे में उन्होंने जो है अपनी राइटिंग जो है पेश की थी।
इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे साथ वो है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चीज़ों को फेस करते हैं और उसकी वजह से हम जो डिजीज़ को सफ़र करते हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने जो है 1901 में लिखा था। ठीक है, इसको आप अपने साथ नोट कर लीजिए, MCQs में ये आ सकता है। इसके अलावा जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस, जोक और इसका अनकॉन्शियस के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी सिगमंड फ्रॉइड ने जो है 1905 में बात की थी। इस पर भी जो है उन्होंने लिखाई की थी। इसके अलावा 3 इसे ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी की जो थ्योरी है इस पर भी उन्होंने जो है 3 इसे मतलब एक बुक लिखा था जो कि 1905 में उन्होंने पेश किया था। इसके साथ साथ बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल के बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड से मुराद पेशेंट प्लेजर प्रिंसिपल के बाद या प्लेजर प्रिंसिपल के आगे। ठीक है, तो इस पर भी जो है उन्होंने 1920 में राइटिंग की थी। कंक्लूजन्स, डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। देयर हैव बीन मैनी रिविजन्स एंड एडिशन टू साइको एनालिटिक थ्योरीज सिंस फ्रॉइड टाइम। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जितने भी साइको एनालिटिक थ्योरीज पेश की थी, तो सिगमंड फ्रॉइड के टाइम से ही इन थ्योरीज़ में जो है उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा रिवीजन और एडिशन की गई थी और हुई थी। ठीक है, फ्रॉइड थ्योरीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लव, हेड, चाइल्डहुड, फैमिली रिलेशन, सिविलाइजेशन, सेक्सुअलिटी, फैंटेसी, कन्फ्लिक्ट, इमोशन एक्सेट्रा। अब फ्रॉइड ने जितनी भी थ्योरीज पेश की थी, तो इन थ्योरीज में उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लव के बारे में जो है वजाहत की से बात की थी, नफ़रत के बारे में बात की थी, चाइल्डहुड के बारे में बात की थी, फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में बात की थी, सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने जो है बात की थी। इसके साथ साथ सेक्सुअलिटी, फैंटेसी, कन्फ्लिक्टिंग इमोशन, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी में काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिहेवियरिज्म से और इस यूनिट को डिटेल के साथ आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है या मेरे टीचिंग मेथड में आपको कोई कमी नज़र आ रही है, तो काइंडली आप अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं और आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।